Okay, so external confirmations. External confirmation represents audit evidences obtained by the auditor. Auditor खुद ये collect करता है evidence, है ना? कैसे collect करता है? As a direct return response, है ना? Word याद रखना, direct, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि external confirmations हमेशा auditor directly मंगवाता है third party से, ठीक है? इसलिए, और ये हमेशा रिटर्न के अंदर होता है, इसका इंक्वायरी नहीं लिया जाता है। क्लियर? अगर हमने इसको ओरल में ले लिया तो ये इंक्वायरी के अंदर चला जाएगा। ये हमेशा रिटर्न के अंदर होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे पेपर फॉर्म में हो, वो डिपेंड करेगा, ठीक है? तो डायरेक्ट रिटर्न रेस्पॉन्स है ये। रेस्पॉन्स किसको मिलेगा? ऑडिटर को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? थर्ड पार्टी से मिलेगा। हमने थर्ड पार्टी से पहले कहा कि आप क्या भेजना, हमें लेजर भेजना। अब वो हमें लेजर भेज रहा है तो दिस इज अ रिटर्न रिस्पॉन्स, क्योंकि जो लेजर भेजा है वही हमारा क्या है? कंफर्मेशन। माइक म्यूट करिए, ठीक है? तो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई जो तीसरा पर्सन जो डेटर या क्रेडिटर है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम, कैसे भी आ सकता है आपके पास में। अब कंफर्मेशंस हम ले किस किस से सकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा था, ठीक है? तो मेरा जो क्लाइंट है वो कंसाइनर है। कंसाइनर ने अपनी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मेरे कंसाइनी के पास में 50,000 का माल पड़ा है। तो नाउ कंसाइनी कहीं और रहता होगा, जैसे मान लो मेरा कंसाइनर, मेरा जो क्लाइंट है वो जयपुर रहता है, उसने कहा कि भाई अजमेर में भी मेरा एक बंदा है वो सेलिंग करता है, ठीक है, मैं उसको गुड्स भेज देता हूँ सारी चीजें। एट द ईयर एंड उसके पास में 50,000 का गुड्स पड़ा है। तो अब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करके ये चीज नहीं फाइंड आउट कर सकती कि उसके पास में 50,000 का माल पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है? तो क्योंकि मैं यहाँ से जयपुर से अजमेर नहीं जाऊंगी छोटे से 50,000 रुपए की कैलकुलेशन के लिए। तो अब मैं क्या करूंगी? डायरेक्टली आपके कंसाइनी को कॉल करूंगी, ठीक है? क्योंकि आपके मेरे पास में सारी डिटेल्स रहेगी, एविडेंसेस आपके, हर एक चीज मेरे पास रहती है। तो वहां से मैंने आपके नंबर लिए कंसाइनी के, कंसाइनी को डायरेक्टली कॉल किया कि एज ऑन 31 मार्च आपके यहाँ पे कितनी साड़ीज थी, ठीक है? मैंने उससे प्राइस नहीं पूछा, मैंने दूसरे मैनर में उससे क्वेश्चन कर लिया कि कितनी साड़ीज थी मुझे ये बताओ, ठीक है? और कौन कौन से बिल की कौन कौन सी साड़ीज थी, मैंने उससे इस मैनर के अंदर पूछ लिया। तो उसने मुझे एक लिस्ट बना करके भेज दी। अब उसका वैल्यूएशन मैंने खुद ने अपने आप कर लिया कि उसका 50,000 का स्टॉक था या नहीं था। इस तरीके से हम क्या लेते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेते हैं। क्लियर? यस मैम। है ना? चलिए, नाउ व्हाट इज रीकैलकुलेशन? वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम वापस से रीकैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि ऑडिटर का एक काम है, अगर आपको याद है तो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑडिटर का एक काम है कि उसे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी होती है। याद है सबको? यस मैम। तो कोई एरर्स तो नहीं है आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में, इसके लिए उसे कौन सा एविडेंसेस का मैनर यूज में लेना पड़ेगा, उसे वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली आजकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारी चीजें सॉफ्टवेयर्स में होती है, तो ऑटोमेटिकली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आती है। रियल लाइफ में कोई रिकैलकुलेशन नहीं करता है। बट अगर हिंदी वाले मैनर में, हिंदी बही खाते देखें किसी ने? बुक्स ऑफ अकाउंट, रेड और येलो कलर की बुक्स होती है, है ना? यस मैम। तो उसके अंदर तो हाथ से किया जाता है सारा एंट्री, जैसा आप लोग अकाउंट्स के अंदर करते हो, है ना? और कैलकुलेटर से ही सारा प्लस माइनस किया जाता है। तो इन दैट केस वहां पे तो एरर होने के चांसेस होते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि आज की डेट में कोई भी वो बही खाते मेंटेन नहीं करता है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी फॉर्म्स चला रहे हैं, वो बही खाते मेंटेन करते हैं, तो हम उनकी भी ऑडिट करते हैं। तो इन दैट केस हमें रियल में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का रीचेकिंग करना पड़ता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट डाला है कि हम ये एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं कि आपके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रिकैलकुलेशन करते हैं। ज्यादा समझाने की इसे जरूरत ही नहीं है, मैनुअली भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो। नाउ री परफॉर्मेंस, ये वर्ड क्या है, री परफॉर्मेंस। कोई ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर हम वापस से परफॉर्म कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो। जैसे कैश का कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है, इन्वेंट्री का कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके थे, बट मैं खुद जाकर के मेरे ऑडिट असिस्टेंट को भेज करके आपके कंट्रोल्स का वापस से चेकिंग करवा रही हूँ, या फिर आपके यहाँ पे इन्वेंट्री का वापस से कैलकुलेशन करवा रही हूँ, तो दैट इज नोन एज री परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैं कोई प्रोसेस या कोई प्रोसीजर जो ऑलरेडी हो चुका है उसे वापस से करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा श्योरिटी चाहिए। तो ये एक और मैनर है ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने का। क्लियर सबको री परफॉर्मेंस? मैम यस मैम री परफॉर्मेंस और रिकैलकुलेशन ये चीजें बहुत लिमिटिंग चीजों के लिए होती है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हाँ, होती बहुत कम। रिकैलकुलेशन केवल बता रही हूँ ना, जो हिंदी बही खाते हैं ना उन्हीं की होती है ना। और जहाँ उसमें पे मैम डाउट आता होगा वहीं पे हाँ ज्यादा बिल्कुल, होती है। उसमें जो बड़े लेजर्स होते हैं ना, जैसे 5-6 एंट्रीज है किसी के अंदर, क्योंकि सबसे पहली चीज हिंदी बही खाते कौन रखेगा, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है वही रखेंगे। तो उनके कुछ ही लेजर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया। असेट्स में तो कितना आएगा, असेट्स में केवल ओपनिंग बैलेंस 1-2 परचेज करी तो वो डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो उसका रिकैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं रहती है। हम फटाफट ऐसे देख के ही पता लगा लेते कि भाई सही कैलकुलेटेड है या नहीं है। बट परचेज है, सेल है, जीएसटी है ना, ये सारे जो हैं इनको हमें वापस से क्या करना पड़ता है, रिकैलकुलेट। बहुत स्पेसिफिक अकाउंट्स हो जाते हैं। सैलरी है तो सैलरी फिक्स होती है कि भाई 4 बंदे हैं, चारों को हम 12,000 रुपए पर मंथ देते हैं मिला करके, तो 12,000 इंटू 12 किया तो आपका सैलरी का एक्सपेंडिचर इतना आना चाहिए। तो कुछ चीजें हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, हर एक चीज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करते, है ना। री परफॉर्मेंस केवल क्लोजिंग स्टॉक और इनके लिए होती है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हो सकती है आपकी, असेट्स के लिए हो सकता है आपका ज्यादा से ज्यादा, है ना, और कैश के लिए हो सकता है। और एक इंटरनल कंट्रोल्स को हमें चेक करना है तो हम वापस से री परफॉर्म करते हैं हर चीज, तो वो री परफॉर्मेंस में आ जाती है। देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो बहुत अच्छे से समझ ही लिया है हमने। क्लियर सबको? यस, मेथड्स क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर? इस आप लोग यस यस मैम कह रहा था। ओके, इसका आप लोग है ना लर्न करने के पर्पज से टेक्निक्स का, कि आपको ये नाम लर्न रह जाए, इसके लिए आप यूज में ले सकते हो। मैम ये इंक्वायरी बताना एक बार। हाँ, आप यूज में ले सकते हैं इसके लिए OICAI, है ना। O फॉर ऑब्जर्वेशन, I फॉर इंस्पेक्शन, कंफर्मेशंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड जैसे रिकैलकुलेशन को भी C पे डाल सकते हो, कैलकुलेशन, है ना, तो रिकैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा। और I फॉर अगेन इंक्वायरीज। तो इस तरीके से, और कुछ जो एक छूट गया हमारा री परफॉर्मेंस, वो चीज हमें लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। C फॉर कंफर्मेशंस आई गई थी, कैलकुलेशंस आई गई थी, तो ये अपना क्या बन जाता है, एक मैनर बन गया कि हम इस तरीके से भी इस मेथड्स को याद में रख सकते हैं। OICAI, हम क्या बताया? OICAR ओके, यहाँ पे लिखा है ना, अपने इंस्टीट्यूट का नेम, उसके आगे OICAI, है ना। अच्छा, क्या बताना था आपको? इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कैसे कलेक्ट करना? जो भी बिजनेस के अंदर आपके पर्सन्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हो, चाहे मैनेजर लेवल पे हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल पे हो, कोई भी, तो हमने उनको नाम दे दिया नॉलेजेबल पर्सन। नॉलेजेबल पर्सन से किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन निकलवाना,
चाहे वो ओरल मैनर में हो चाहे वो रिटर्न मैनर के अंदर हो, उसे हम कहते हैं इंक्वायरी करना। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 7, असर्शंस क्या होती है ना? वर्ड याद रखना, असर्शंस एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। असर्शंस का मतलब क्या होता है समझिए पहले, कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्लाइंट प्रिपेयर कर लेता है, ये जो मैं लाइंस बोल रही हूँ ना, इसको अच्छे से समझिए। असर्शंस ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी कि होती क्या है। जब क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है और हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम मन में ऐसा सोच के जाते हैं कि भाई ये सारी चीजें रियल में हुई होगी, तभी ऑडिटर क्लाइंट ने क्या किया है, इसको रिकॉर्ड किया है ना। मन में ऐसा मान के जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असर्शंस कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड असर्शंस क्या क्या होगी, हम कब मानेंगे कि ये चीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई होगी। हम उसके लिए एविडेंसेस जरूर कलेक्ट करते हैं, हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी अप्लाई करते हैं, जजमेंट भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन भी करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, हर एक चीज करते हैं। बट जब हम जाते हैं, क्योंकि हम कभी भी नेगेटिव माइंड से नहीं जाते हैं, याद है ऑडिटर और इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में हमने डिफरेंस पढ़ा था। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बंदा जाता है वो नेगेटिव माइंड के साथ जाता है, और हम पॉजिटिव माइंड के साथ जाते हैं, हम नेगेटिव माइंड के साथ में नहीं जाते हैं। नेगेटिव माइंड के साथ नहीं जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो कहा सब पे हम ट्रूली ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं, हम हर एक चीज का क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो असर्शंस का मतलब क्या हुआ, कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, बैलेंसेस रिकॉर्ड किए, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स दिए हैं, ठीक है, इन सब के पीछे आपने तभी ये काम किया होगा जब ये रियल में हैपन हुए होंगे, ठीक है। आपने काम किया है तो चीजें सही ही की होगी। एक बार के लिए हम ऐसा मान करके जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असर्शंस कहते हैं। जैसे देखिए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के पीछे एक ऑडिटर क्या असर्शंस लेके जाता है, कि ये ट्रांजैक्शन या इवेंट जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, जब ये एंटिटी से रिलेटेड है, तभी ये क्या है, रिकॉर्डेड है, क्योंकि हम पॉजिटिव माइंड होकर के सोच रहे हैं। तो फर्स्ट असर्शन दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन इज अकरेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा, जब वो अकर हुआ होगा। कट ऑफ का मैम वो अज्यूम करते हैं। हाँ, ये अजम्पशंस हैं, ये सारी अजम्पशंस हैं, ठीक है। बट इसका मतलब कभी भी ये मत समझना कि हम कुछ चेक नहीं करते हैं, हम सारी चीजें चेक करते हैं, बट पॉजिटिव माइंड के साथ चेक करते हैं, है ना। देन कट ऑफ डेट समझते हैं आप, क्या होती है अकाउंटिंग की कट ऑफ डेट? मैम 31 मार्च। 31 मार्च और 31 दिसंबर। तो कुछ ट्रांजैक्शंस, आप सब लोगों को पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं इनकम एक्सपेंसेस के एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ठीक है, करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। तो हमें अकाउंटिंग पीरियड जज करना होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ना, अनअर्न्ड, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड, है ना, आउटस्टैंडिंग। तो आप लोग क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड जज करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंटिंग पीरियड में आना चाहिए, ये मेरे रिलेटेड टू करंट ईयर है या नहीं है, कितना अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने ये जो कट ऑफ पीरियड वाली चीज है वो सही करी होगी, है ना। आपने जो ट्रांजैक्शन जिस ईयर से रिलेटेड है, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही आपने रिकॉर्ड किया होगा। हम चेक करते हैं किया या नहीं किया, बट हम ऐसा अजम्पशन लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हम 100% चेकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शंस का क्या करते हो आप, क्लासिफिकेशन करते हो ना, प्रॉपर अकाउंट्स में आपने रिकॉर्ड किए या नहीं किए, तो ये भी एक अजम्पशन लेकर चलते हैं। देन मेजरमेंट, हमने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है कि हम ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करते जब वो अमाउंट्स के अंदर मेजर किया जा सके।
ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और जो हमने मेजर किया, जितना अमाउंट हमने लिखा वो करेक्टली रिकॉर्ड किया है हमने, ये चीज हम अज्यूम करके चलते। ये सारी चीजें हम ट्रांजैक्शंस के लिए अज्यूम कर रहे हैं। देन कंप्लीटनेस, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए, कोई भी चीज आप भूले नहीं हो। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जिस ट्रांजैक्शन का जिस मैनर के अंदर प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपने उसे उसी तरीके से प्रेजेंट किया है। अगर उससे रिलेटेड कोई बुक नोट्स लिखने हैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, तो आपने उसे सही तरीके से डिस्क्लोज किया है। ये चीज हम मान करके चलते हैं। ये सारी चीजें क्या है, अजम्पशन से, किससे रिलेटेड है, ट्रांजैक्शंस से। कैसे याद रखेंगे ट्रांजैक्शन को, अकर होता है तभी लिखते हैं, मॉनेटरी टर्म में होता है तभी लिखते हैं। ट्रांजैक्शन की आप आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड वाली कट ऑफ डेट देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजैक्शंस का, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने चाहिए और ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, अब असर्शंस आ रही है हमारे किसके लिए, अकाउंट बैलेंसेस के लिए। अकाउंट बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट आइटम्स। मैंने क्या समझाया था, बैलेंस शीट में हम वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप यानी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, है ना, कहा था ना, असेट्स, ठीक है, एंड वैल्यूएशन। तो यही सारी असर्शंस हम लेकर के चलते हैं कि आपने जो फिक्स एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में दिखाई है वो रियल में एग्जिस्ट करती होगी, जो लाइबिलिटी आपने दिखाई है वो रियल में एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, इसका ओनरशिप आप ही का होगा, इसको पे करने की लाइबिलिटी आप ही की होगी। तो देखिए, फर्स्ट असर्शन आ रही है एग्जिस्टेंस, सेकंड असर्शन आ रही है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, थर्ड असर्शन आ रही है वैल्यूएशन, कि जो वैल्यू आपने दिखाई है असेट की, लाइबिलिटी की, कैपिटल की, वो सारी करेक्ट अमाउंट पे दिखाई होगी। सारे एडजस्टमेंट आपने किए होंगे, जैसे असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, लाइबिलिटीज में से इंटरेस्ट को प्लस किया होगा, जैसे लोन ले रखा है तो, है ना, और जो कैपिटल दिखा रखी है तो उसमें प्रॉफिट आपने ऑलरेडी एडजस्ट किया होगा। ऐसा हम मान करके चलते हैं, अजम्पशन लेकर के चलते। देन कंप्लीटनेस वहां पे भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि सारी एसेट लाइबिलिटी आपने दिखाई होगी, कोई भी एसेट लाइबिलिटी आपने मिस नहीं करी होगी। और एसेट्स लाइबिलिटी का भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रहता है, क्या, कि जो मैनर होना चाहिए आपका असेट्स को शो करने का, लाइक डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू बाहर आनी चाहिए, डेटर्स में से पीबीडीडी माइनस करके नेट वैल्यू बाहर आनी चाहिए। तो आपने प्रॉपरली उन्हें प्रेजेंट किया होगा। और अगर आपको कोई डिस्क्लोजर देना है, जैसे कंटेंजेंट लाइबिलिटी का हमें डिस्क्लोजर देना होता है, तो वो सारे डिस्क्लोजर्स आप ऑलरेडी दे चुके होंगे। ये असर्शन हम लेकर के चलते हैं। क्लियर, समझ में आया? नाउ इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड हम क्या असर्शंस लेके चलते हैं, कि आपने जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स हमें बताए हैं वो रियल में आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे जो आपने मुझे बताया कि भाई आपने सीसी कैमरा लगा रखा है, जो आपने मुझे बताया कि भाई सेल का हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम सेल करते हैं, परचेज का भी हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, परचेजेस करते हैं। असेट्स की सेफगार्डिंग के लिए यह हमारा तरीका है। तो ये जो चीजें आपने मुझे बताई है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स का जो ब्लूप्रिंट आपने मुझे बताया है, वो रियल में आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करता होगा, ऐसा हम असर्शन लेकर के चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, जाकर के हम सारी चीजें चेक करेंगे, है ना। नाउ इफेक्टिव भी हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि आपने ये जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए हैं ये थ्रू आउट द ईयर चले हैं। ऐसा नहीं है कि बस दिखाने के लिए 2 दिन चले और फिर बंद हो गया। थ्रू आउट द ईयर इफेक्टिवली जिस तरीके से आपने डिजाइन किए थे उसी मैनर में आपके एम्प्लॉयज ने इन्हें फॉलो किया है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो आपके इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टेंस में है, आपके इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। ठीक है, नाउ थर्ड चीज, अगर आपको कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेसेस पता चलती है, जैसे सीसी कैमरा खराब हो गया आपको पता चला, तो आप उसे टाइमली
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं, या जो भी वीकनेस आपको पता चलती है कि मेरा ये स्टोर कीपर बड़ा ही गोलमाल कर रहा है, चीजें बाहर लेकर के जा रहा है, तो हम उसको टाइमली बाहर कर देते, फायर कर देते हैं ना। तो इस तरीके से जो भी आपको वीकनेसेस पता चलती है आप उनको टाइमली क्योर कर लेते हैं, हम ऐसा मान करके चलते हैं। तो असर्शंस 3 चीजों से रिलेटेड लेकर के चलता है ऑडिटर, ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड, अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड एंड इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। मैम एग्जिस्ट फिर से बता दीजिए एक बार। एग्जिस्ट फिर से बता दीजिए। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का Yes, मतलब ma'am. है, एग्जिस्टेंस का मतलब है कि जो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑडिटर हमेशा क्या करता है, पहले अंडरस्टैंडिंग लेता है इंटरनल कंट्रोल्स की, है ना। तो मैंने क्लाइंट को बुलाया था, मैंने क्लाइंट से कहा था कि आपके यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या पॉलिसीज है, कैसे आप यहाँ पे गुड्स परचेज करते हो, कैसे आप गुड्स से सेल करते हो। तो उसने मुझे एक ब्लूप्रिंट बताया, जैसे मैंने आपको सेल्स का बताया था, है ना, उसने मुझे वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बताए। तो जब मैं टेस्टिंग करने जाती हूँ इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं मेरे मन में कुछ असर्शंस लेकर के जाती हूँ। क्या? फर्स्ट असर्शन कि ये जो इंटरनल कंट्रोल उसने मुझे सेल प्रोसेस बताया था ना, ये केवल नाम का नहीं बताया था, ये रियल में इस तरीके से बिजनेस में काम करता है। ये पॉलिसीज, ये प्रोसीजर सारे एम्प्लॉइज फॉलो करते हैं। तो यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, समझे? मैम मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करते हैं मतलब, और फिर वो मतलब सारे पॉलिसीज और प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वर्कर्स वगैरह जो भी है। हाँ, मतलब हम वर्क तो Okay. करेंगे, हम वर्क तो करेंगे, बट हम पॉजिटिव माइंड से जाएंगे कि ये चीज आपके यहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये असर्शन लेकर के जाते हैं। अब हो सकता है हमारी असर्शन झूठी निकल जाए, रियल में ये चीज आपके यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, ये चीज भी हो सकती है। बट हम जाते हैं ना तब नेगेटिव माइंड के साथ नहीं जाते हैं, हम जाते हैं तब पॉजिटिव माइंड के साथ ही जाते हैं कि आपके यहाँ पे ये सारी चीजें चलती होगी। ओके मैम। मैम हाँ एक बार अकरेंस एंड कट ऑफ भी बता दीजिए। हाँ, एक मिनट, पहले इफेक्टिव का पूछा है मुझसे, इफेक्टिव बता देती हूँ। आपके यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। मैंने आपको सेल प्रोसेस बताया था, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का 1 महीना ये सेल प्रोसेस चला आपका और फिर बंद हो गया। ये सेल प्रोसेस पूरे साल भर चल रहा है या नहीं चल रहा है ना, इसका भी हम असर्शन लेते हैं। तो हम ये असर्शन लेकर जाते हैं कि ये आपने जो इंटरनल कंट्रोल्स हमें डिफाइन किए थे ये रियल में आपके बिजनेस में एग्जिस्ट भी करते हैं, यानी कि रियल में चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है एक बार चले, थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। जिस तरीके से आपने ब्लूप्रिंट बताया सेम उसी मैनर में, उतने ही इफेक्टिव मैनर में चल रहे, दैट इज नोन एज इफेक्टिव। ओके, क्लियर? यस, किसने पूछा था? भावना शायद। यस मैम क्लियर। ओके, नाउ कट ऑफ आपने मुझे पूछा। कट ऑफ का मतलब, कट ऑफ आपको पता है कि क्या होता है? 31 मार्च, 31 दिसंबर, जो भी हमारा ईयर एंडिंग डेट होता है दैट इज नोन एज कट ऑफ डेट, है ना। तो हमेशा जो मैनेजमेंट है, क्योंकि बुक्स बनाने की लाइबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की लाइबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो हम ये असर्शन लेके चलते हैं, ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए हैं वो सारे ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर है ना। जैसे मान लो आपने सैलरी का एडवांस पेमेंट कर दिया किसी को, तो वो एडवांस पेमेंट क्या आपके आपके करंट अकाउंटिंग ईयर में आना चाहिए क्या? नेक्स्ट ईयर का सैलरी का No, पेमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एडवांस पेमेंट आपने करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया है ना, उसका प्रीपेड का एंट्री आपने किया होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ये हमारी असर्शन है। तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, आपने करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही एंट्री किया है, जितना अमाउंट जाना चाहिए उतना ही लिखा है, दैट इज कट ऑफ पीरियड। समझ में आई असर्शंस क्या होती है? यस मैम। ठीक है मैम एक जनरल क्वेश्चन था। हाँ मैम जैसे ऑडिट आपने बोला कि है ना अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद ही होती है, लाइक मार्च से सितंबर के बीच में होती है। अप्रैल से सितंबर। तो हाँ सॉरी, अप्रैल से सितंबर। तो मैम अपन लोग उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं स्टॉक्स वगैरह की, क्योंकि वो तो इंक्रीज करती रहेंगी ना, मतलब फिजिकल तो वेरिफिकेशन अगर अपन देखें मैंने एक इंक्रीज या एग्जांपल डिक्रीज कर। हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको कि जैसे मान लो मैं 10th ऑफ अप्रैल को गई आपके यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने, तो 10th ऑफ अप्रैल का मैंने काउंटिंग किया फिजिकल, ठीक है, उस समय आपके पास में 10,000 साड़ियाँ आई। कब की आई है ये? 10 अप्रैल की, 31 मार्च की नहीं आई है। तो जो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की परचेज हुई वो क्या 31 मार्च के दिन थी आपके पास में? नो मैम, तो उसे हटा के देखेंगे। माइनस कर देंगे, है ना। अब आप बोल रहे हो कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में मैंने सेल करी थी 2000 साड़ीज, तो ये 31 मार्च को थी ना आपके पास में 2000 साड़ीज, तभी तो Yes, सेल ma'am. गया, तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो -10,000 प्लस 2000। तो अब मैं कौन सी डेट पे पहुंच गई ऑटोमेटिकली? मैं 31 मार्च पे पहुंच गई। तो इस तरीके से होता है ना। और जरूरी नहीं है कि मैं मार्च के बाद में ही जाऊं, मैं मार्च से पहले भी जा सकती हूँ। जैसे मैं चली गई 20 मार्च को और 20 मार्च का फिजिकल आपका लेकर के आ गई, ठीक है। नाउ 20 मार्च से 31 मार्च की जो भी परचेज हुई उसे मैं प्लस कर दूंगी और जो भी सेल हुई उसे मैं माइनस कर दूंगी। तो अगेन मैं कहाँ पे आ गई? 31 मार्च पे आ गई। ओके, क्लियर? यस मैम। चलो, तो ये हमारा ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसका हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना। कल हम लेंगे स्कैनर, हमारा डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। नहीं, कल हम वाउचिंग वेरिफिकेशन चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वही वाउचिंग वेरिफिकेशन अभी हमने पढ़ावा ही है। तो कल वो चैप्टर कंप्लीट करके फिर इन 3-4 चैप्टर का स्कैनर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज आप लोग ऑडिट एविडेंसेस पूरा चैप्टर प्लीज जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। मैम इसके वो रिटर्न नोट्स पे डाल देना। हाँ, मैं नोट्स डाल दूंगी आपके, है ना। ठीक है।